नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को जो हम लोग का टॉपिक है, सिरोसिस ऑफ लीवर एंड आयुर्वेदा, इस पर मैं अपना जो अनुभव है वो आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। तो सिरोसिस ऑफ लीवर जो रहता है ना, उसमें क्या रहता है कि रुक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो सिरोसिस है उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि यकृत में बहुत ज़्यादा रुक्षता बढ़ गई है। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ विद्वान डॉक्टर लोग हैं, इसको जो यकृत ताल्योदर जो है, वातज, वात टाइप का, उदर के सारे सिम्टम और यकृत तालोदर, इस तरह से इसको डायग्नोस करते हैं। इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं वो मैं बताता हूँ, और फिर हम इसको किस तरह से चिकित्सा करके सफल चिकित्सा हम लोग को, हम मतलब कितना रिजल्ट आएगा ये हम देख सकते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि यह यकृत रोग है जिसमें वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब वायु की वजह से रुक्षता आ जाती है। और ऐसा देखा जाता है कि सेरोसिस ऑफ लीवर जो है वो बहुत ज्यादा असाध्य अवस्था में आता है, मतलब वायु का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। जो भी असाध्यावस्था रहती है उसमें आगे सेल्स जो रहते हैं लीवर के, पैरेन्कमल सेल्स, वो परमानेंट डैमेज होने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो लीवर सेल्स होते हैं ना, थोड़ा मैं मॉडर्न बताऊंगा, थोड़ा आयुर्वेद बताऊंगा। तो नॉर्मल लीवर सेल्स जो रहते हैं वह स्कार टिश्यूज में कन्वर्ट होने लगते हैं, मतलब रुक्षता आ जाती है और गांठ गांठ हो जाता है। और कुंभ कामला, जो आप लोगों को पता है कि कामला के आगे की जो स्टेज है कुंभ कामला, जिसमें खरी बुता, अ, ऐसा बताया है कि मतलब खर हो जाता है, मतलब जो लीवर के सेल्स होते हैं ना, रुक्षता के आगे की स्टेज होती है खर। तो खरी बुता मतलब बहुत ज्यादा ड्राइनेस आने की वजह से जो कामला रोगी है उसमें वह आगे कन्वर्ट होकर कुंभ कामला में कन्वर्ट हो जाता है। कुंभ कामला में क्या होता है कि और पीलापन आ जाता है, कभी कभी बॉडी में हरापन आ जाता है, मतलब आंखें, नाखून, त्वचा, मल मूत्र, ये सब हरा हो जाता है। और इसके आगे की और अवस्था रहती है तो वो सेरोसिस, नहीं, उसके पहले ना जलोदर होता है, असाइटिस होता है, मतलब उदर रोग होता है। और उसके आगे लीवर और फेल होते जाएगा, लीवर के फंक्शन फेल होते जाएंगे, उसके सेल्स डैमेज होते जाएंगे, तो सेरोसिस हो जाता है। यह मैंने शॉर्ट में बताया जो मॉडर्न पैथोलॉजी है। आयुर्वेद में क्या होता है कि वायु का गुण बढ़ते जाते हैं रुक्षता की वजह से, अग्निमंद्य और बढ़ते जाता है, और लीवर के सेल्स जो रहते हैं वो पूरे डैमेज हो जाते हैं। कॉजेज अगर देखेंगे तो प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं ना, तो हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट रहते हैं उनको बहुत ज्यादा जल्दी ये हो जाता है, मतलब ये सेरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को हो जाता है, या अल्कोहलिज्म जिनको है, मतलब मद्य पीने का जिनको आदत है, जो बहुत ज्यादा मद्य पीते हैं उनको भी यह हो जाता है। सिम्टम्स देखेंगे तो बहुत सालों तक तो कोई सिम्टम दिखते नहीं है, उनका बस ये रहता है कि अपचन है, खाना पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये सब रहता है। लेकिन सेरोसिस हो रहा है लीवर में, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं वो जल्दी से दिखता नहीं है। उसके बाद सिम्टम्स जब दिखते हैं तो सार्वदेहिक सिम्टम क्या क्या दिखते हैं, तो जॉन्डिस दिखता है, मतलब बहुपित्त कामला या रुधपत कामला, उसके सारे जो है, मतलब बहुपित्त कामला में त्वचा, नख, नयन, वदन वदन, मूत्र, पुरुष, ये सब पीत वर्ण के दिखेंगे बहुपित्त कामला में। और रुधपत कामला में क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा दिखेगा। उसके बाद में इचिंग होगा, मतलब खुजली बहुत ज्यादा आ जाती है इसमें, क्योंकि लीवर का फंक्शन जब है वो अच्छे से नहीं होगा तो खुजली बहुत आती है। मतलब जो कफ है, कफ दोष भी दूषित हो जाता है। और खुजली आने का कारण क्या होता है, तो मतलब कफ दोष की संचिति हो जाती है, क्लेद बहुत ज्यादा संचित होने लगता है शरीर में, इसलिए खुजली आती है। रस धातु का भी इसमें दुष्टि होती है, इसलिए खुजली आती है। फिर आंखों के ऊपर ना नोड्यूल्स फॉर्मेशन होने लगते हैं, सेरोसिस ऑफ लीवर का मैं बता रहा हूँ। फिर माल अब्जॉर्प्शन, खाना खाते हैं लेकिन वो पचता नहीं है, और पचने के बाद वो बॉडी में शोषण नहीं होता है। तो कोई भी चीज, रोटी चावल वगैरह भी खाएंगे तो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा, उनका माल अब्सॉर्प्शन होगा। फिर यह और बढ़ेगा तो मसल्स, मस्कुलर एट्रोफी होगा, मतलब मांस क्षय के सिम्टम्स सारे दिखने लगेंगे। उसके बाद में पाल्मर एरिथमा, हाथ में ना, सेरोसिस ऑफ लीवर में रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाएगा, एरिथमा रहता है पाल्मर, हाथ और पैर में। और उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड एनलार्जमेंट इन चिक्स, मतलब जो सलाइवरी ग्लैंड जो रहते हैं अंदर, तो उसमें क्या रहता है कि एनलार्जमेंट ऐसा हो जाता है। पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसमें ना स्वेलिंग आने लगती है। ये सेरोसिस ऑफ लीवर में टिपिकल सिम्टम होते हैं। फिर एक्सिलरी हेयर लॉस, मतलब जो कांख में जो बाल होते हैं उनका हेयर लॉस होता है। उसके बाद में गैनेकोमेस्टिया,
मतलब क्या होता है कि पुरुषों का ना स्त्रियों की तरह ऐसे स्तन आ जाते हैं, ब्रेस्ट फॉर्मेशन होता है और वहां से थोड़ा थोड़ा कुछ ना एक्सुडेट मतलब कुछ ना कुछ स्त्राव आने लगता है। ये सेरोसिस ऑफ लीवर में होता है। फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी, जो अपने अंडकोश हैं, टेस्टिकल्स, वो सूखने लगते हैं, एट्रोफी होने लगता है। फिर इसोफेजियल वराइसिस, जो इसोफेगस है ना, उसमें जो रक्त वाहिनियां हैं वो ना डायलेट हो जाती है, वराइसिस ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। फिर पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब पोर्टल वेन का जो है ना उसका प्रेशर बढ़ जाता है। और सेरोसिस ऑफ लीवर का शुरुआत में भी पैथोलॉजी देखेंगे, उसमें भी ना पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, मतलब उपद्रव क्या होते हैं, मैं जो भी बता रहा हूँ ना ये मॉडर्न का भी थोड़ा ले रहा हूँ और आयुर्वेद का भी ले रहा हूँ। मतलब आयुर्वेद में भी हम लोग देखेंगे कि कुंभ कामला से आगे की स्टेज जब आ रही है, मतलब असाध्यावस्था जब आ रहा है, और कुंभ कामला के बारे में बताया है, माधव निदान में भी बताया है, और उसके बाद में भैषज रत्नावली में भी बताया है, अपने संहिता ग्रंथों में भी बताया है कि कुंभ कामला में क्या क्या होता है। तो यही सेरोसिस ऑफ लीवर यही होता है कुंभ कामला में, खरीबुता मतलब खर, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाता है। तो इसके बाद में क्या होता है कि जलोदर, उदर की स्थिति आ जाती है, जलोदर की। फिर रिनल फेलियर, मतलब जो किडनीज रहती है ना वो फिल्टर नहीं कर पाती है यूरिन को, तो उसकी वजह से पेट में पानी जमा होने लगता है। उसके बाद में लीवर एनसेफेलोपैथी, लीवर में भी पैथोलॉजी होती है तो एनसेफेलोपैथी होती है। फिर हेमेटोमा, हेपेटोमा, और लीवर कैंसर, मतलब ये जो सेरोसिस ऑफ लीवर है ना वो कन्वर्ट होकर लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका डायग्नोसिस अगर हम कर रहे हैं, मॉडर्न के हिसाब से कर रहे हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। आयुर्वेद के हिसाब से भी हमें दर्शन स्पर्शन और प्रश्न, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न ये करना है। और उसके बाद में ड्रग हिस्ट्री, क्या क्या एलोपैथी की दवाइयां ली गई हैं और उसका क्या साइड इफेक्ट हुआ है वह देखना जरूरी है। फिर एलएफटी करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि यहाँ सेरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है। फिर सीटी स्कैन, उससे भी हमें पता चल जाता है। फिर लीवर बायोप्सी कभी कभी किया जाता है, रेयरली, लीवर बायोप्सी से भी हमें पता चलता है कि सिरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है। फिर सीटी स्कैन जब करते हैं तो हमें ना लीवर ना श्रंकन दिखता है और ऐसे हार्ड दिखता है और उसमें नोड्यूल्स नोड्यूल्स ऐसे दिखने लगते हैं, तो हमें सीटी स्कैन से और क्लियर पिक्चर होता है। उसके बाद में एडवाइस क्या देना है, पहले तो अल्कोहल जो पी रहा है वो, मतलब जो मद्य का सेवन कर रहा है उसको तुरंत बंद कर देना है। उसके बाद में अगर ना उल्टी के साथ में खून की उल्टी हो रही है, हेमेटोएमेसिस बोलते हैं, मतलब सरक्त छर्दी जो हो रहा है, यह सेरोसिस ऑफ लीवर में दिखता है। मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिनको ना जलोदर था, सेरोसिस ऑफ लीवर था, और उनको उल्टी जो होती थी उसमें खून आता था, क्योंकि रक्तवाहिनी कहीं ना कहीं फूट जाती थी और खून आता था। तो उसकी वजह से अगर सेरोसिस ऑफ लीवर है और असाइटिस भी है तो उनका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। वो पेशेंट ना जल्दी रिकवरी नहीं होते, कभी कभी असाध्य अवस्था में जाते हैं, अरिष्ट सूचक लक्षण मिलते हैं और वो पेशेंट की डेथ हो जाती है, ऐसा सिम्टम दिखता है। फिर हम लोग को जब ऐसे कंडीशन में दवाइयाँ देनी है तो एकदम ध्यान पूर्वक देनी जरूरी है। और अब क्या है ना कि अगर लीवर जो है वो कुदरत ने इस तरह से बनाया है कि अगर लीवर डैमेज भी हो गया है, 85% भी डैमेज हो गया है, तो 15% अगर उसके सेल्स नॉर्मल हैं तो उससे भी जिंदगी यापन किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे देते हैं वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो 15% भी अगर बचा हुआ है, पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ है, तो लीवर का काम अच्छा हो सकता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या देना है, तो वायु बहुत ज्यादा बढ़ा है यकृत में, मतलब रक्तवात स्रोतस के मूल स्थान में वायु जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वहां पे रुक्षता आ गई है। तो हमें क्या करना है कि वायु को शमन करने वाली चिकित्सा देनी है। तो क्या देंगे, तो मधुर रसात्मक देंगे। फिर वहां पे पित्त का स्त्राव जो है वह पित्त बढ़ा हुआ रहता है, मतलब जैसे कामला जैसी स्थिति आती है, तो मधुर रसात्मक, तिक्त रसात्मक ऐसी दवाइयां देनी है। फिर अग्नि को दीपन करने वाली दवाइयां देनी है। फिर यकृत पे स्पेशल जो काम करने वाली दवाएं हैं वह देनी है। फिर रसौषधियां देनी है जो यकृत पे काम करती है, उसकी दवाइयां देनी है। फिर शोफहर दवाइयां देनी है, मतलब शोथहर दवाइयां, शोथग्न गण जो बताया है चरक संहिता में, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर बृहण चिकित्सा करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेशेंट बहुत क्रुश हो जाता है, उसका मांस धातु वगैरह का क्षय होता है, और जैसे कि पहले बताया कि मस्कुलर एट्रोफी जैसे सिम्टम्स आते हैं। फिर रसायन दवाइयां देनी चाहिए, उससे ना सेरोसिस ऑफ लीवर जो है वो काफी हद तक रिकवर होने के चांसेस होते हैं, रीजनरेशन होते हैं। तो क्या क्या दवाइयां मैं आगे बता रहा हूँ। अब इसमें सेरोसिस ऑफ लीवर है तो मैं कुछ ना दवाइयों का योग बता रहा हूँ। अगर हम कषाय लेते हैं तो सेरोसिस ऑफ लीवर में क्या क्या फायदा होता है, मतलब क्या क्या दवाइयों का फायदा होता है।
तो एक आता है गुडुच्चादि कषायम, ये मार्केट में मिलता है, साउथ की कंपनियां बनाती हैं। तो गुडुच्चादि कषायम को 60 ml मॉर्निंग में और नाइट में खाने के पहले देना है, मतलब अपान काल में देना है। उसके बाद में पारिभद्र पंचांगम कषायम, पारिभद्र का जो रहता है कषाय, वह सबसे बेस्ट रहता है, मतलब सेरोसिस ऑफ लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। 60 ml सुबह, 60 ml शाम को खाने के पहले देना है। उसके बाद में पंचामृत कषायम, यह भी मिलता है। मैं सारे अभी कषाय कषाय बता रहा हूँ। पंचामृत कषायम, तो उसका भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। 60 ml सुबह, 60 ml शाम को खाने के पहले। उसके बाद में हरित्यादि कषायम, हरित्यादि कषायम जो है उसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है जब नॉन इसोफेजियल वराइसिस रहेगा। मतलब बॉडी में ना क्या होता है कि पोर्टल वेन के जो वराइसिस हो जाते हैं, मतलब जैसे बाहर वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं, उसी तरह से ना पोर्टल वेन जो है उसके जो वेन्स का रहता है ना, वो पूरी तरह से ऐसे डायलेट हो जाते हैं, उसको वराइसिस बोलते हैं। तो पोर्टल हाइपरटेंशन से वो होता है, कभी वो फट जाता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। उसको रोकने के लिए हरित इत्यादि कषायम अगर देंगे, उसमें क्या क्या मेन रहता है, मतलब हरित की वगैरह तो रहता ही है, उसमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य डाल के देना है। तो उसमें हरित की थोड़ा डालना है, रोहितक डालना है, और पिपली प्रक्षेप यह अगर देंगे, पिपली के प्रक्षेप के साथ देंगे तो इसमें सेरोसिस ऑफ लीवर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। और सुबह अगर एम्प्टी स्टमक देंगे रसायन काल में, मतलब भूखे पेट देंगे 60 ml, और शाम को 3 से 3:30 से 5 बजे उस टाइम पे देंगे तो बहुत फायदा होगा। उसके बाद में है लघु पंचमूल शीर कषायम, लघु पंचमूल शीर कषायम मार्केट में मिलता है। इसको इसमें क्या रहता है कि 25 ग्राम चूर्ण ऐड किया जाता है 100 ml दूध में, 100 ml पानी में, और उसको बॉईल किया जाता है। और उसको कम बॉईल करते करते जब दूध उड़ जाए, 100 ml रह जाए, तो उसको दिया जाता है। तो लघु पंचमूल शीर कषायम जो है उसका यूज अगर करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर है द्राक्षादि कषायम, द्राक्षादि कषायम भी मार्केट में मिलता है। 60 ml सुबह, 60 ml शाम को खाने के पहले दिया, बहुत ज्यादा फायदा होता है लिवर सेरोसिस में। इसके बाद में चूर्ण देखेंगे तो भृंगराज चूर्णम जो है वो सेरोसिस ऑफ लिवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को हनी के साथ लेना है सुबह शाम। फिर पिपली शरपुंखा रोहितक चूर्णम, ऐसे मार्केट में मिलता है। पिपली शरपुंखा और रोहितक चूर्णम, ये सेरोसिस ऑफ लिवर में बहुत ज्यादा फायदा करता है। और नॉन इसोफेजियल वराइसिस रहेगा, मतलब इसोफेगस को छोड़ के कहीं और वराइसिस रहेगा, उसमें यह बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसके बाद में रजनीश जी पूछ रहे हैं सिरोसिस लिवर और जलोदर में बेहोश होने पर क्या कर सकते हैं। एक तो उनको कॉन्शियस होने के लिए कोशिश करना है। रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं पंचकर्म कर सकते हैं। अगर बेहोश हो गए हैं तो पंचकर्म करना ज्यादा सेफ नहीं रहता है। जब पेशेंट कंट्रोल में आ जाए तब ना पंचकर्म में विरेचन देना ज्यादा अच्छा रहता है। उदर तो विरेचन ही, मतलब जो उदर रोगी है उसको विरेचन बोला है। और मतलब जो वात शामक द्रव्य हैं जैसे एरंड का पत्ता, अर्क का पत्ता, ऐसे द्रव्य है ना, उसका ना हम पेट पे ऐसे बांध देते हैं, उसे सेक मिलता है तो बहुत अच्छा। चरक संहिता में बताया उदर चिकित्सा में, मैं जब वो उदर चिकित्सा पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। अभी इसमें ध्यान देते हैं। फिर नारायण चूर्ण करके मिलता है मार्केट में, वह 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ देना है। फिर एक आता है सुदर्शन चूर्ण, वह 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, इसको देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर उसके बाद में स्वरस देखेंगे तो क्या क्या दे सकते हैं, तो कुमारी का स्वरस अगर देंगे, एलोवेरा का स्वरस एकदम फ्रेश निकाल के उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के देंगे तो सेरोसिस ऑफ लिवर में बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर गुट्टिका में देखेंगे तो क्या क्या गोलियां दे सकते हैं वटी में, तो शिवा गुट्टिका दे सकते हैं, सुदर्शन गुट्टिका दे सकते हैं। फिर अष्टांग गुली अष्टदशांग अष्टदशांग गुट्टिका दे सकते हैं, मार्केट में मिलता है। यह भाव प्रकाश निघंटू में पांडु रोगाधिकार में बताया, पांडुरोग कामला हलीमक रोगाधिकार में बताया। अष्टदशांग गुट्टिका यह मार्केट में मिलता है, इसको देने से बहुत फायदा होता है। एक एक गोली सुबह शाम देना है। फिर उसके बाद में है चंद्र प्रभावटी, चंद्र प्रभावटी जो है वो सेरोसिस ऑफ लिवर में क्या करता है कि जो सार्किट विभाजन होके जो मूत्र निकल नहीं पा रहा है, तो चंद्र प्रभावटी क्या करता है कि मूत्रवत संस्थान को स्ट्रॉन्ग करता है और फिल्ट्रेशन करने लगता है, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर धात्री लोहम करके आता है रसायन, मार्केट में आता है, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद देना है। तो धात्री का मतलब क्या है, हरित की, और लौह भस्म है, तो यह जो है वो पूरे शरीर को ताकत देता है। और लौह भस्म का काम क्या होता है, रक्तवत स्रोतस पे होता है और यकृत को भी अच्छा करता है। धात्री भी जो रहती है वो सेरोसिस ऑफ लिवर में बहुत ज्यादा फायदा करती है। उसके बाद में लेहम अगर देखेंगे तो पिपली रसायनम 3 ग्राम दिन में 3 बार देना है। मतलब वो उसमें है रहता ही है,
मतलब वो अवलेह टाइप में रहता ही है। तो पिपली रसायनम या पिपली लेहम नागार्जुन कंपनी का आता है, या बहुत सारी साउथ की कंपनी का आता है, उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। फिर द्राक्षादी रसायनम, यह भी एक अवलेह फॉर्म में आता है, जो अंगूर से बनता है, ग्रेप से। द्राक्षादी लेहम और द्राक्षादी रसायनम, ये 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। सुबह जब ले रहे हैं तो रसायन काल में लेना है। उसके बाद में है कॉटस कॉटेज आदि शिलाजतु। आप लोग को मालूम है कॉटेज आदि शिलाजतु मार्केट में मिलता है, और ये पांडु रोगाधिकार में है। उसका बहुत ज्यादा यूज होता है, 2 2 गोली दिन में 3 बार, उससे फायदा होता है। या फिर कॉटेज मतलब कुटज का बना होता है, कॉटस त्रिफला लेहियम, ऐसा जो है उसको अगर हम देंगे तो बहुत फायदा होता है। फिर दशमूल हरित की, इसका यूज होता है बहुत ज्यादा। फिर सरपुंखा बिलवादी लेहियम, यह मार्केट में मिलता है, सरपुंखा बिलवादी लेहियम। इसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को देने से फायदा होता है। फिर भस्म देखेंगे तो मैं जो भी बता रहा हूँ ना, अलग अलग कषाय कल्पना में बता रहा हूँ, लेहम कल्पना में बता रहा हूँ, चूर्ण कल्पना में बता रहा हूँ। तो और ये जो नोट्स है, ये हमारे गुरुजी का नोट्स है, उससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों तक ये सारा ज्ञान मतलब ट्रांसफर हो। भस्म में देखेंगे तो स्वर्ण माक्षिक भस्म देंगे, 250 ml, 250 मिलीग्राम सुबह शाम अगर देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और स्वर्ण माक्षिक भस्म को वंगसेन नाम की जो संहिता है वंगसेन जी की, उसमें ये बताया है कि स्वर्ण माक्षिक भस्म देंगे तो सेरोसिस ऑफ लीवर जो है वह ठीक हो जाता है। उसके बाद में शार्प जो है, शार्प कैसे बनाना है, तो लवण और अस्थि श्रृंखला से जो बना हुआ क्षार होता है, यह मार्केट में मिलता है 1 ग्राम। मैं फिर से बताता हूँ, क्षार जो रहता है वो लवण को जला के, और श्रृंखला जो रहती है अस्थि श्रृंखला, उससे मिल के जो बनाया हुआ रहता है, 1 ग्राम हनी के साथ देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। उसके बाद में और क्या क्या देते हैं, तो शरपुंखा का कल्क दे सकते हैं, फिर भृंगराज आमलकी, फिर मस्त्यांड त्वग, मस्तांग का जो पत्ता होता है उसको देने से बहुत फायदा होता है। फिर कट्टू रोहिणी मतलब कुटकी जो रहता है, कुटकी 1 ग्राम लेना है, हल्दी 1 ग्राम लेना है, भिंगराज 1 ग्राम लेना है, ये शहद के साथ सुबह शाम देना है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर एक और योग बहुत अच्छा है कि जो पपीता होता है, पपाया के जो सीड होते हैं, उसको ना ऐसे सुखा के, पपीता के जो सीड मतलब बीज होते हैं उसको सुखा के पाउडर करके, और फिर उसमें ना मतलब वो पाउडर के साथ थोड़ा सा ना नींबू का रस डालना है, और सुबह शाम देना है। ऐसा 1 महीना देने से सिरोसिस ऑफ लीवर जो है वो बहुत ज्यादा काम करने लगता है। फिर रसायन दवाइयों में वर्धमान पिपली रसायनम जो है, या पिपल्यादि लेहम आता है मार्केट में, उसको अगर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर अगर ना सेरोसिस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है तो ये ना एकदम जल्दी से ठीक हो जाता है। नहीं तो और भी दवाइयां हैं, जैसे पांडुरोगाधिकार में कटुकादि घृतम, दाढ़ीमादि घृतम, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, जीवनीय घृतम, उसको अगर हमने कंटिन्यू 1 साल तक दिया तो सेरोसिस ऑफ लीवर जो है ना, वह जितना स्नेहन होगा, दीपन पाचन होगा, और सेल्स जो है महातिक्ता घृतम वगैरह से, या जीवनीय घृतम से, तो वो पूरी तरह से रीजनरेट होके 100% अच्छे होने को ऐसा आया है, मतलब अनुभव में आया है। और हमें और भी क्या क्या खाने पीने का परहेज कराना है, तो अल्कोहल लेना बंद करना है, नमक जो है वह कम करना है। फिर जो आयरन के हैं मतलब लोहे के पात्र होते हैं उसमें, या तांबे के पात्र में ही खाने को देना है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और चॉकलेट्स हो गया, या फिर ये मशरूम वगैरह हो गया, इसको खाने के लिए अवॉइड करना है। फिर खाने के लिए जो सूर्यफूल का जो तेल होता है, पपाया सीड जो बालकृष्णा जी पूछ रहे हैं, तो पपाया सीड जो है ना वो 1 1 चम्मच सुबह शाम वो अगर देंगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद में सूर्यफूल का जो तेल होता है उसमें ही अगर बना के देंगे तो सेरोसिस ऑफ लीवर में बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि लीवर को ही सारा फैट मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है, मतलब फैट्स को पचाने का काम करता है। तो उसको आराम देने के लिए जो सूर्यफूल का जो तेल होता है वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसके बाद में शरीर में प्रोटीन जो है, प्रोटीन वाले चीज जैसे दाल है, फिर नॉनवेज है, हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना है। उससे ना बहुत ज्यादा, या रेड मीट है, जो रेड मीट होता है ना वह भी कुछ दिन के लिए बंद करना है। तो उससे ना लीवर को उतना जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब बाइल सिक्रीशन या डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब नहीं काम कर। आप लोगों को पता है कि लीवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो सारा उसको मतलब आराम मिलेगा तो वो जल्दी रिकवरी हो जाएगा। तो इस सब से ना मतलब बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमारे सर जी बताते हैं कि सेरोसिस ऑफ लीवर हो गया है ना, तो एक तो वो असाध्य अवस्था में जा रही है, वातज टाइप है, ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेंटेन रख सकते हैं दवाइयों से। तो कट्टुकादि घृत है, या रक्त मोक्षण है,
रक्त मोक्षण से बहुत ज्यादा फायदा होता है, दूषित रक्त निकल जाता है। उसके बाद में रीजनरेट करने के लिए हम लोग ऐंद्र रसायन, ब्राह्म रसायन, च्यवनप्राशावले, वह सब सुबह के काल में अगर देंगे, और वो भी यकृत पे काम करने वाली दवाइयों के साथ, जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी हो गया, कालमेघ चूर्ण हो गया, कुटकी चूर्ण हो गया, या कटुकादि घृत है, या फिर दाढ़ी मादी घृत है, इसके साथ में सुबह अगर हम लोग देंगे रसायन काल में, मतलब 4 से 5 बजे के बीच में, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि पेशेंट को आश्वासन देना चाहिए कि आपका ठीक हो जाएगा। बहुत सारे वैद्य लोग जो हैं वह लोग स्वर्ण सूर्यशेखर का भी यूज करते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर में। तो स्वर्ण सूर्यशेखर देने से जॉन्डिस है वह कम हो जाता है, और खाना पच नहीं रहा, हाइपर एसिडिटी हो रही है, ये सारे सिम्टम कम हो जाते हैं। इसके साथ कभी कभी कुछ लोग, वैद्य लोग जो हैं, दीपन पाचन दवाइयां देते हैं। मतलब सबका अपना अपना अनुभव रहता है, अपना अपना वो दवाइयां देते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर कर दिया। अभी आप लोग का क्वेश्चन देखते हैं। फैटी लीवर के साथ कोलाइटिस है, तो कोलाइटिस है मतलब क्या है कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है, और फैटी लीवर भी है। तो विनीता जी आप क्या करिए, ऐसे पेशेंट को ना महातिक्ता घृत दे दीजिए, और यकृत पे काम करने वाली दवाइयां दे दीजिए। और कोलाइटिस है तो उसमें तक्रारिस्ट या तक्र का सेवन करिए, या फिर और मैं और ऑप्शन बताता हूँ, तो अमृता गूगल दे दीजिए, त्रिफला गूगल दे दीजिए, कैशोर गूगल दे दीजिए। तो उससे ना 3 महीना देंगे तक्र के साथ, और खाने में मैक्सिमम घी देना है, तो वह ठीक हो जाता है। और जो ये सेरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट होते हैं ना, उनको कुंभ कामला के आगे की स्टेज जो असाध्यावस्था तरफ जा रही है, उसके बीच की स्टेज बनना चाहिए। तो उसमें अगर हमने उस तरह की, क्योंकि खर खर हो रहा है, मतलब पूरा सेल्स मतलब ड्राई पड़ रहे हैं, तो हमें स्नेहन बहुत ज्यादा कराना है। तो कटुकादिघृत है ना, वो अग्नि को बढ़ाता है और लीवर को अच्छा करता है। और कुछ लोग जो हमारे वैद्य लोग हैं, वो लोग वासादिघृत देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान क्या है, यकृत और प्लीहा। और रक्त पे जाने वाली जो दवाइयां हैं, जैसे स्वर्ण माक्षिक भस्म है, वासा है, तो वासादिघृत अगर दिया तो उनका ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा फायदा होता है। कुछ लोग वरांगक क्षार देते हैं, फिर ये देते हैं कौटजादि शिला जतु देते हैं, दाड़िमावले देते हैं। फिर पांडु रोग में ताप्यादि बताए, मतलब योगराज जो बताए, योगराज उधर बोला है, हम लोग ताप्यादि लौह बोलते हैं, तो वह बहुत ज्यादा फायदा करता है। और ताप्यादि लौह में जो त्रिकटु है और जो जो कंटेंट्स है, उसको अलग अलग करके भी देंगे तो सिरोसिस ऑफ लीवर में बहुत फायदा होता है। पंकज जी का क्वेश्चन है, HB15 है, बिलिरुबिन 1.6 है, SGFT नॉर्मल है, मॉडर्न में इसको जॉन्डिस नहीं मानते, तो क्या डायग्नोस करें? HB अगर 15 हो रहा है तो, और मेरे को सिम्टम बताइए ना, बिलिरुबिन 1.6। पंकज जी मेरे को थोड़ा सिम्टम बताइए तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। केवल ये रिपोर्ट देख के हम लोग दवाई नहीं देते हैं, हम लोग लक्षण देखते हैं, दोष दुष्ट समूर्छना कैसे हुई है, पेशेंट का प्रकृति कैसा है, पेशेंट का बल कैसा है, पेशेंट का मतलब विचार, माइंड का स्थिति कैसा है, ये सब देख के फिर दवाइयाँ बताते हैं। केवल पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से तो मुझे तो नहीं आता, मतलब कोई भी ऐसे फॉर्मूला बेस्ड कुछ दवाई बताना। और किसी का कोई क्वेश्चन है? इतना तो क्वेश्चन हो गया मुझे ना। और शैलेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं महातिक्त घृत ही क्यों? तो शैलेंद्र शर्मा जी, महातिक्त घृत, जीवनीय घृत, और फिर कटुकादि घृत, ये सब ना पांडु रोगाधिकार में बताए। और पांडु रोगाधिकार में ही चिकित्सा जो है, पांडु चिकित्सा में, उसमें कामला का भी वर्णन है, कुंभ कामला का भी वर्णन है। तो महातिक्त घृत बताया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यह चीज बताया है संहिता ग्रंथों में। और उसका हम लोग कार्य कारण भाव इस तरह से बोल सकते हैं कि महातिक्त घृत जो है ना, जो तिक्त रस है, वो क्या करता है कि पित्त का शमन करता है, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक। तो तिक्त रस जो है वो सबसे प्रधान रहता है, जो पित्त का शमन करता है। और यहाँ पे घृत ही क्यों देना है? घृत क्यों देना है? क्योंकि सेरोसिस हुआ है। सेरोसिस का आप गूगल में जाइए और इमेजेस में टाइप करिए, तो इमेज गूगल इमेजेस में आपको दिखेगा कि सेरोसिस जो होता है उसमें श्रंकन लीवर रहता है, और गांठ गांठ बनी रहती है, ऐसे नोड्यूल्स नोड्यूल्स बने रहते हैं। तो उसको हमें सॉफ्ट करना है, इसलिए स्नेहन करना है। स्नेहन किससे करेंगे? तो महातिक्त घृत से स्नेहन करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। आप शैलेंद्र शर्मा जी आप क्या करें, गूगल इमेजेस में जाके लेक्चर होने के बाद फिर उसका एनाटॉमिकल क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखिए, तो फिर समझ आ जाएगा। अगर हम गुण का देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि
वायु का मेन प्रधानता रहते हैं, तो वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है लीवर में, रक्त स्त्रोत के मूल स्थान में। तो हमें यहाँ पे स्नेहन वाला दवाइयाँ देनी है, तो उससे ये फायदा होता है। और महातिक्त घृत जो है ना, उसको बनाने की प्रक्रिया देखिए, उसमें क्या क्या डाला है, कैसा, तो वह एकदम परफेक्ट मैच होता है साइरोसिस ऑफ लीवर में। पंकज जी पूछ रहे हैं इनडाइजेशन भी है। नहीं पंकज जी, और बताइए कि इनडाइजेशन है तो उनको आमा जीर्ण है क्या, फिर विदग्धा जीर्ण है क्या, विष्टब्धा जीर्ण है क्या, उस तरह से अगर बताएंगे तो मैं और अच्छे से बता सकता हूँ। फिर रे जी पूछ रहे हैं लिवर हेमेंजियोमा विद लिम्फेडेनोपैथी में क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं तो रक्तपाचक जब देते हैं, क्योंकि रस धातु और रक्त धातु के बीच में क्या होता है, लसिका होता है, ऐसा आयुर्वेद में मानता है। लसिका ये शब्द बहुत जगह यूज किया गया है, जैसे कि ये है कुष्ठ रोग में है, त्वचा रक्त मांस लसिका, कुष्ठ रोग में लसिका चीज है। मॉडर्न में भी बोलते हैं कि लसिका लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसका जो मूल स्थान होता है वो स्प्लीन होता है, ऐसा एलोपैथी भी मानता है। दूसरा जो है प्रमेह रोग में भी लसिका शब्द आया है, मतलब जो दुष्य होते हैं उसमें लसिका रहता है। विसर्ग रोग में भी लसिका शब्द है। तो इसका मतलब कि रस धातु और रक्त धातु का अगर हमने उसमें आम का पचन किया तो जो लसिका वाला जो एक फ्लूइड है वो भी ठीक हो जाएगा। इसलिए रस पाचक रक्त पाचक यह देने से फायदा होगा। और लीवर हेमेंजियोमा है तो इसमें हम लोग क्वाटेज आदि शिला जतु, वरांगक क्षार, ताप्यादि लौह, फिर ऐसी दवाइयां जब देंगे, आरोग्यवर्धिनी बटी, सुचेकर रस, ये सब देंगे तो हिमेंजियोमा है वो ठीक हो जाता है। और रस पाचक रक्त पाचक का तो बहुत अच्छा इसमें रोल रहेगा। सुकुमार जी पूछ रहे हैं कि हिप एंड काफ पेन, उस एक्सप्लेन इट वेदर डीवीटी और साइटिक नर्व पेन। ये अभी आज का तो टॉपिक नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब रहता है तो उसमें आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो 100% काम करता है। हम लोग, मैं असली में साइटिक नर्व पेन रहता है, साइटिक नर्व पेन रहता है तो उसमें स्नेहन करते हैं, स्वेदन करते हैं, अग्निकर्म करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं और बस्ती देते हैं। जो नॉर्मल बस्ती रहती है ना उससे साइटिक पेन ठीक हो जाता है। डीवीटी के पेशेंट जो आते हैं ना, डीप वेन जो रहता है मतलब सेफनियस वेन होता है, उसमें ना क्लॉट्स क्लॉट्स थ्रोम्बोस्ट हो जाते हैं सारे। तो उसमें रस पाचक रक्त पाचक रक्त शुद्धिकर दवाइयां देना है, और रक्त वाहिनियों को बल देने वाली दवाइयां, जैसे ताप्यादि लौ है, चंद्रकला रस है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है, यह ना जो आर्टरी जो वॉल्स रहते हैं ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, उसको ना बल देते हैं तो फिर वो ठीक होता है। और रक्तगत अगर आम का पचन हो रहा है रक्त पाचक से तो डीवीटी का प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाता है। और अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है डीवीटी के पेशेंट को तो उसमें क्या करना है कि अनुवासन बस्ती देना है, या ये देना है दशमूल काढ़े का बस्ती। एक दिन दशमूल काढ़े का बस्ती और दूसरे दिन शीर वाला तेल का बस्ती। उससे ना पेन कम हो जाएगा, हिप पेन कम हो जाएगा, काफ पेन कम हो जाएगा। पंकज जी पूछ रहे हैं कितने बड़े बिल्डिंग को जॉन्डिस होने अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। इसमें तो आपके रिपोर्ट में तो आ रहा है, मुझे आयुर्वेद के हिसाब से बताइए कि उनको क्या क्या तकलीफ हो रहा है। मतलब आप केवल बिलिरुबिन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मैं कुछ दवाई बता सकता हूँ। आप मुझे पूरा सिम्टम बताइए कि उनको क्या क्या हो रहा है पंकज जी, तो मैं और अच्छे से बता पाता हूँ, बता सकूंगा। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है क्या तो पूछ सकते हैं। मुझे पंकज जी आपका केस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप अगर इसको मुझे व्हाट्सएप पे पूछेंगे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके तो मुझे ना संप्राप्ति लगाना इजी जाएगा, फिर मैं दवाइयाँ अच्छी बता सकता हूँ। मुझे हर बीमारी का इतना एक्सपीरियंस है अपने गुरुजी के क्लिनिक में जा जाके खुद करके कि मैं कोई भी दवाइयाँ कभी भी बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आज का लेक्चर बंद करता हूँ। कल हम लोग 5 बजे सुबह मिलेंगे चरक के लेक्चर के साथ, और दोपहर में 3 बजे कोई एक नए व्याधि के लिए मतलब अच्छा सा एक्सप्लेन करने के लिए अनुभविक, तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो हम लोग कल मिलते हैं। प्रणाम। अगर किसी को कुछ पूछना है तो ये वॉल पे लिख दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये लेक्चर बंद होने के बाद उनको आंसर देने का कोशिश करूँ। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि केस टेकिंग प्रॉपर करके मुझे रिपोर्ट्स भेज के व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। प्रणाम। मैं लेक्चर बंद करता हूँ। कल सुबह 5 बजे मिलेंगे और 3 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।